तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.2 हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाकर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। और 6.3 जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे 7 पाठ निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते दिसंबर तक लगभग आपका सिलेबस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको लगवाया न गया हो। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। देखिए, प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने से पहले आपको उनके प्रमेय को जानना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जब हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको प्रमेय समझाएंगे। प्रमेय समझाने के बाद हम लोग आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रमेय यहाँ पर समझते हैं। 3 प्रमेय हैं और तीनों प्रमेय को हम लोग बारी बारी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 6.3, क्योंकि प्रश्नावली 6.3 है इसलिए प्रमेय नंबर सबसे पहले कौन आएगा, 6.3। आपके स्क्रीन पर इधर प्रमेय लिखा होगा। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से भी देख सकते हो प्रमेय नंबर 6.3 क्या है, क्योंकि जो पूरा सवाल आएगा अब वो इन्हीं प्रमेय पर आधारित तो होगा। इस वजह से आपको प्रमेय समझना जरूरी है। अगर सवाल इस पर ना आता तो हम आपको प्रमेय ना समझाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम प्रमेय 6.3 आपको समझाने वाले हैं। देखिए प्रमेय नंबर 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हो सकता है पहली बार में जो हम बोल रहे हैं आपको समझ ना आए, इस वजह से हम आपको चित्र बनाकर भी समझाएंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हो, जैसे एक त्रिभुज यहाँ पर खींच लिए, एक त्रिभुज यहाँ पर खींच लिए और एक त्रिभुज ऐसा खींचते हैं कि इसी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज हो, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के अंदर ही एक और त्रिभुज है और यहाँ पर आपको दो अलग अलग त्रिभुज दिखाए गए हैं। तो इसमें कह रहा है, मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ और जी, और अगर इसका नाम रखेंगे पी क्यू आर, इसका नाम रख दीजिए यस और टी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास त्रिभुज है। अब कह रहा है कि अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है और इसी वजह से ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी और ई एफ जी, तो हम अगर मान लें कि हमारा कोण जो है ए बी सी, कौन सा कोण, ए बी सी, यानी ये जो बी वाला कोण है अगर वो एफ वाले कोण के बराबर हो जाए तो इनकी संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब होता है जिनसे मिलकर ये कोण बना है। जैसे जो कोण बी है वो बी सी और बी ए से मिलकर बना है, यानी इसकी जो संगत भुजा है वो बी सी और बी ए है। वैसे ही कोण एफ जो है वो एफ जी और एफ ई से मिलकर बना है, इसका मतलब ये इनकी संगत भुजा है। तो हमसे कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनके एक कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, यानी उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है और इसी वजह से ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर हम इसको समरूप सिद्ध करें तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी में
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EFG में अगर हम बात करें कोण की यानी एंगल की, तो कोण जो आपका ABC है वो बराबर है कोण EFG के। ये अभी सवाल नहीं लगा रहे हैं, अभी आपको प्रमेय समझा रहे हैं कैसे सवाल को ये प्रमेय सॉल्व करेगा। तो देखिए आपका जो एंगल है कोण ABC वो बराबर है EFG के। और अगर हम देखें भुजाओं का अनुपात, क्योंकि कहा है कि अगर उनके संगत कोण बराबर है तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी उनकी संगत भुजा, जैसे अगर हम भुजा लेते हैं AB, ये संगत भुजा AB है, तो AB बटा क्या हो जाएगा EF, फिर बराबर इधर हो जाएगा BC बटा इसका भी आधार हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा FG। यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी वजह से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC समरूप है। किसके समरूप है, त्रिभुज EFG के। ठीक है, ये आपका त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, तो यहां पर पूछता है समरूपता की कसौटी। जैसे अगर हम प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन का बात करें तो उसमें आपको पूछेगा कि बताइए ये समरूप है, और समरूप है तो क्यों समरूप है, उसका कारण दीजिए। तो हम आपको अभी सॉल्व करवाएंगे, तो बताएंगे कि किस वजह से यहाँ पर त्रिभुज समरूप होता है। अगर यहाँ हमसे वजह आप पूछोगे कि ये किस नियम से समरूप हो गया, तो पहले तो ये प्रमेय से समरूप है। दूसरा अगर आप पूछोगे समरूपता की कसौटी बता दीजिए, तो हम कहेंगे कि देखिए ये एंगल ऐसे करेंगे, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया है, समरूप हो गया है। यानी इसकी समरूपता की कसौटी है साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से ये क्या है, समरूप है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बस आपको बोल के समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। ये तो अलग अलग त्रिभुज था, इस वजह से यहाँ पर हमने अलग अलग बता दिया। कभी कभी क्या होता है कि सवाल में एक ही त्रिभुज रहता है, उसके अंदर एक और त्रिभुज बनाकर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या B और F ये बराबर रहेंगे तभी ऐसा होगा? नहीं, आपका अगर कोण A बराबर है E के या C बराबर है G के, तब पर भी आपका ये नियम अप्लाई हो सकता है। बस उनके संगत कोण बराबर रहे और उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहे, तो हम लोग लिख देंगे कि ये त्रिभुज समरूप होता है। हमने यहाँ पर आपको एक कोण लेकर बनाकर दिखाया है। आप चाहे तो A पर भी लगा सकते हो, आप चाहे C पर भी लगा सकते हो, इधर E और F पर भी लगा सकते हो। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए आपको है, ये कोई प्रश्न नहीं लग रहा है आपके। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको दो त्रिभुज नजर आ रहा है। कौन कौन सा, देखिए एक छोटा त्रिभुज है आपका PST, एक छोटा त्रिभुज PST है, और एक बड़ा त्रिभुज है PQR। तो हमको बताना हो कि क्या ये समरूप हैं, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये समरूप हैं। कैसे समरूप हैं इसको देख लेते हैं। तो कहा है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज रहें और उनकी संगत कोण आपस में बराबर हों, तो अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं तो त्रिभुज हैं कौन कौन सा, इसका नाम ऐसे रखेंगे SPT, त्रिभुज SPT। अब यहां पर SPT आपने लिखा, इसका मतलब आपने कोण P को काउंट किया। अगर आप PST लिखते तो इसका मतलब ये था कि आप कोण S को लेकर हल कर रहे हो, लेकिन हम लोग किसको लेकर हल कर रहे हैं, तो कोण P को, यानी SPT। तो यहाँ पर त्रिभुज SPT हो गया। उसके बाद तथा त्रिभुज QPR में अगर हम बात करें एंगल की, क्योंकि इसमें कहा है प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पर देखिए संगत कोण कौन सा बराबर होगा। बात करें अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो कोण SPT मतलब ये वाला कोण बराबर होगा किसके, QPR के। तो कोण ये हो जाएगा QPR के।
ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में हो, वही हमारा क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इसका मतलब ये है कि ये उभयनिष्ठ कोण है। क्यों ये उभयनिष्ठ कोण है? हमने बताया कि ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। जैसे आप यस पी टी छोटे वाले त्रिभुज में देखोगे तब पर भी पी आ रहा है, और अगर क्यू पी आर देखोगे तब पर भी आपका पी आ रहा है, मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण। इतनी बात समझ में आया? अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। संगत भुजा का मतलब जिनसे मिलकर वो त्रिभुज बना होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज किनसे मिलकर बना है? तो आप कहोगे सर छोटी भुजा है पी एस, यानी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा बटे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा पी क्यू। यहाँ पर पी क्यू लिख दीजिए, बराबर ये हो जाएगा छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा पी टी बटा बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा पी आर। ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इसके संगत कोण भी बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अतः हमारा जो त्रिभुज होगा, यहाँ पे लिख देंगे, अतः त्रिभुज यस पी टी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। ठीक है, तो हमने आपको दो ठो चित्र बनाकर समझाया। एक तब जब दोनों त्रिभुज अलग अलग होते हैं और उनके कोण आपको दिख रहे होते हैं। एक वो जिसमें त्रिभुज एक ही नजर आता है बट उस त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बनता है, तो उसको कैसे समरूप दिखाएंगे। तो ये था आपका प्रमेय नंबर 6.3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना सा ही प्रमेय था कि दो त्रिभुज हैं और अगर उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, और इसी वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और समझाते हैं आपको प्रमेय नंबर 6.4। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए प्रमेय नंबर 6.4 को देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 6.4 क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास दो त्रिभुज हों, देखिए हम दो आकृति इसमें भी बनाएंगे, एक तो अलग अलग, ये प्रमेय नंबर 6.4 है, एक तो अलग अलग बनाएंगे और एक ऐसा बनाएंगे कि वो एक में ही रहे, यानी ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर इसका नाम वही रख देंगे ए बी सी, और इसका नाम रख देंगे ई एफ जी, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पर यस और टी। ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन गया। सेम टू सेम आकृति आपको नजर आ रही होगी जैसे हमने पहले वाले में बनाया था, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क ये है कि यदि आपको ऐसा दिया हो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी में यदि आपको दिया हो, क्या दिया हो, इनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे ऐसे दिया हो, यदि ए बी बटा ई एफ बराबर बी सी बटा एफ जी, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिया हो, तब हम लोग कहेंगे, तब इनके जो संगत कोण है, संगत कोण कौन सा है, कोण ए बी सी, क्योंकि भुजा ए बी और बी सी से मिलकर यही बी वाला कोण बनेगा, और यहाँ भुजा ई एफ और एफ जी से मिलकर कौन सा कोण बनेगा, ये एफ वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनकी संगत भुजा का अनुपात अभी यहाँ पर बराबर नहीं है। जिन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहता है उन्हीं भुजाओं से बने हुए कोण
को संगत कोण बोलते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोण ए बी सी है वो बराबर होगा किसके, कोण ई एफ जी के, कोण ई एफ जी के। और जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण बराबर है, तो त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम नहीं समरूप होगा, सर्वांगसम तो क्लास 9th में था। ठीक है, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ जी के। ठीक है, यानी जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप होगा ई एफ जी के। क्यों ये समरूप हुआ, क्योंकि हमारा नियम यही कह रहा था, प्रमेय ये कह रहा था कि दो त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, ये तो अलग अलग त्रिभुज बनाकर दिखा दिए, अब एक में ही का दिखाते हैं। एक में कैसे होगा, अगर हम बात करेंगे त्रिभुज एस पी टी की तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, या ऐसे भी बात कर सकते हो आप यहाँ पर पी एस टी की, पी एस टी, पी एस टी, तथा यहाँ पर बात कर लो त्रिभुज पी क्यू आर की, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज पी एस टी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ पर देखिए पी एस टी मतलब ये वाला कोण और पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण। ठीक है, इनकी बात किया जा रहा है। अगर ऐसे त्रिभुज में दिया हो, क्या दिया हो, भुजाओं का अनुपात, यदि ऐसे दिया हो यस पी बटा यस टी, या इस तरीके से दिया हो यस पी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस टी बटा क्यू आर। आप कहोगे सर ये आप कहाँ से प्राप्त कर ले रहे हो, यस टी बटा पी क्यू बराबर यस टी बटा यस पी बटा पी क्यू बराबर यस टी बटा क्यू आर। देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा आपका यहाँ पर है यस पी और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा है पी क्यू, तो इनका अनुपात, फिर छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा है यस टी और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा है क्यू आर, इनका अनुपात। अगर ये आपस में बराबर हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि तब जो कोण आपका पी एस टी है, पी एस टी वो बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के, यानी तब इसके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज पी एस टी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रमेय कह रहा है, ये प्रमेय है आपका 6.4। इतनी बात समझ में आई। यानी पहले वाले प्रमेय में कहा था, पहले वाला प्रमेय मतलब 6.3 का, 6.3 में ये हमसे बताया कि अगर दो त्रिभुज आपके पास हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं तब उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती है और त्रिभुज समरूप होता है। दूसरे वाले में इसका उलट कर दिया। उलट क्या कर दिया, पहले कहा कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है और उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो अर्थात समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होता है। तो दोनों ही बात को बोला, एक बार सही से बोला, एक बार घुमा के बोला। पहले बार यहाँ बोला कि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा बराबर होगी और त्रिभुज समरूप होगा। दूसरी वाले में कहा संगत भुजा बराबर होगी तो संगत कोण बराबर होंगे अतः त्रिभुज समरूप होगा। कहने का मतलब कुल मिला जुला के यही है कि भुजा और कोण अगर इनके अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम लोग कह देंगे कि त्रिभुज आपका समरूप है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। ये कोई सवाल नहीं है, ये केवल प्रमेय समझाने के लिए हम पूरा का पूरा यहाँ पर आपको अपने से ये सारी चीज़ें लिखकर समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए
प्रमेय नंबर 6.5 को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट प्रमेय प्रश्नावली 6.3 का वही है, प्रमेय नंबर 6.5। इसको हम लोग मिटा देंगे और प्रमेय नंबर 6.5 को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रमेय नंबर 6.5, ठीक है। उसको आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं, प्रमेय नंबर 6.5। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है, प्रमेय नंबर 6.5। क्या कह रहा है प्रमेय नंबर 6.5? कह रहा है हमसे, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो त्रिभुज रहे और दोनों त्रिभुजों के एक कोण आपस में बराबर रहे और उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर रहे तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही तो हमने आपको प्रमेय नंबर 6.3 और 6.4 में समझाया है। कहने का मतलब यह है कि प्रमेय नंबर 6.3 और 6.4 को मिलाकर प्रमेय 6.5 बना दिया गया है। उसमें पहला वाले में कहा कि कोण बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा वाले में कहा कि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण बराबर होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा वाले यानी 6.5 में कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों में कोण बराबर है और उनकी भुजा बराबर है तो आपका त्रिभुज समरूप होगा। यानी सब कुछ आपका पहले के जैसा ही चल रहा है, वाक्य में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर प्रमेय नंबर 6.5 का कहने का क्या मतलब है, क्योंकि दो प्रमेय हमने आपको समझा दिया। सेम टू सेम यहाँ पर हम फिर लिखेंगे और वही सारी चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा सा समय आपका बर्बाद होगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समय थोड़ा सा भी जायज इधर उधर जाए। यानी लिखेंगे हम लोग सब कुछ वही लिखेंगे तो समय थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि नुकसान टाइप का उठाना पड़े। तो हम इसको कहने का मतलब ये है नहीं लिखने वाले। अब आप इतने समझदार हो कि इसको समझ गए होंगे, क्योंकि दो बार आपने वही वही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा। अगर तीसरी बार भी वही चीज़ें लिखेंगे तो बोरिंग टाइप का फील होने लगेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस प्रमेय को पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब हम लोग इतना कुछ सीखने के बाद सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए प्रमेय नंबर 6.5 के बाद आपका सवाल आ जाएगा। सवाल है प्रश्नावली 6.3 का। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि चित्र तो हम लाए नहीं हैं, तो जब चित्र लाए नहीं हैं तो हमको यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा बोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम चित्र कैसे बना सकते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, अगर होता तो मैं इसको ज़रूर बनाता। फिलहाल जैसे पढ़ा रहे हैं आप काम चलाइए, जब होगा तो हम लोग आपको यहाँ पर उस पर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और समरूप हैं तो किसका यूज आपने किया है उसको समरूप बताने में। यानी साइड एंगल साइड का किया है, एंगल 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 का किया है, या साइड 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 का किया है, तो इसको भी बताना है। और जब इतना बता लीजिएगा आप तो उसको संकेत के रूप में लास्ट में लिख दीजिएगा कि हाँ ये त्रिभुज समरूप हैं। तो चलिए सवालों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है उसका चित्र यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका अगर हम चित्र बनाएं यहाँ पर,
तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा चित्र है। यहाँ पर है ए, फिर ये है बी, फिर ये है सी, और यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा चित्र है। हालांकि हम बना दिए दोनों सेम सेम, बट आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 अंश, ये हो जाएगा 60 अंश, ये हो जाएगा 40 अंश। सेम टू सेम अगर यहाँ पर देखोगे तो आप लिखा है 60 अंश, 80 अंश और यहाँ पर 40 अंश। ठीक है, ये आपका क्या है, चित्र है। कौन सा, पहले सवाल का पहला चित्र। ये पहले सवाल का पहला चित्र है आपका। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें तो इसमें समरूपता दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो भुजा नहीं दिया है, भुजा बिल्कुल भी नहीं दिया, कोण ही दिया है। तो कोण को अगर आप देखो, यहाँ ए वाला 60 है तो पी वाला भी 60 है, बी 80 है तो क्यू 80 है, सी 40 है तो आर भी 40 है। मतलब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, एंगल 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 से। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, चूंकि आपको ऐसे लिख के दर्शाना भी होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल की यानी कोण की, तो कोण जो ए है वो कोण पी के बराबर है और ये कितने अंश का है, 60 अंश का है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से एंगल की, तो आप कहोगे सर कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर है। देखिए कोण बी कोण क्यू के बराबर है और ये कितने अंश का है, तो 80 अंश का है। फिर से अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका कोण सी है वो कोण आर के बराबर है और ये कितने अंश का है, 40 अंश का है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका त्रिभुज है ये समरूप होगा, किससे, एंगल 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 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे होगा, तो हमसे समरूपता की कसौटी भी पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे एंगल 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 से। यानी कोण 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 से ये क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ पर पहला का पहला कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं और दूसरा चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कोण नहीं नजर आ रहा है, दोनों ही त्रिभुज में कोण नहीं है, तो है क्या, भुजा है। भुजा में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, 2.5 है और यहाँ पर 3 है, इधर है 4, 5 और 6। तो क्या इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हुआ तो हम लोग कह देंगे कि ये त्रिभुज क्या है, आपका समरूप है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें कोण तो दिया नहीं है तो हम लोग साइड लेंगे। ठीक है, तो साइड अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमने ए बी लिया तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ए बी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर। आप कहोगे सर आप ए बी यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पर है, ये आधार है ये आधार है, तो इसको ना अनुपात में विभाजित करेंगे आप। इसको कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका त्रिभुज है ये सही तरीके से आपका व्यवस्थित नहीं है जैसे ये है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे उठा दें, ये ऐसे गिरा हुआ है
तो इसको ऐसे उठा दें, ये जो 2.5 है ये इस तरीके से हो जाएगा, और जो आपका 2 है ये इसके आधार में चला जाएगा, जो 3 यहाँ पर है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसका अनुपात ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो यस ए बी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या है 2 और क्यू आर का मान है 4। इकट्ठ के कितना आ जाएगा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से साइड लेंगे। तो साइड लेंगे तो यहाँ पर बी सी ले लेते हैं। तो बी सी बटा क्या हो जाएगा पी आर। तो यहाँ पर पी आर लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा बी सी का मान है 2.5 और पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान है 5। तो ये देखिए आपका 2.5 है, 2.5 दूना कितना होता है 5 होता है। इसको काटेंगे आप तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, यानी 1/2 आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद अगर हम फिर से साइड को देखते हैं तो यहाँ पर बचता है आपका ए सी और इधर बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ए सी बटा क्या हो गया पी क्यू हो गया। अब ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान है यहाँ पर 3 और बटा पी क्यू का मान है 6। इसको अगर हम लोग काटें तो 1 हो जाएगा 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, यानी अगर हम लिखें ए बी बटा क्यू आर तो ये बराबर है किसके, बी सी बटा पी आर, यहाँ पर पी आर, फिर बराबर यहाँ पर आप लिखोगे ए सी, यहाँ पर ए सी बटा पी क्यू, और ये सभी किसके बराबर है 1/2 के। देखिए 1/2 यहाँ पर भी आया, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, यानी ये सभी किसके बराबर हैं 1/2 के। तो मतलब ये है कि इनकी जो साइड है यानी भुजा है इनका अनुपात आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे, तो यहाँ पर साइड 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 से। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला जो चित्र दिया था उसका उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर मिटाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा चित्र। ठीक है, तीसरा चित्र यहाँ पर देखिए हमने आपको बना के दर्शाया है। इस चित्र में क्या करा है, करा है कि जो यलयम है वो 2.7 है, यम पी 2 है और यल पी 3 है। इसमें यहाँ पर डी ई 4 दिया है, ई एफ आपका 5 दिया है और डी एफ कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा है, पूछ रहा है इसमें कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो इसको समरूप दिखाएंगे। कैसे आप दिखाओगे, इसमें देखिए कोण नहीं दिया है, जब कोण नहीं दिया है तो एक ही चीज बचता है भुजा, तो इसको भुजा से हम लोग समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज यल यम पी तथा यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज आपका, देखिए यल यम पी, तो यल यम पी में देखें और यहाँ पर देखें डी ई एफ में, यहाँ पर लिखेंगे डी ई एफ में। अगर हम बात करें इनकी भुजाओं का, तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो साइड में बात करें तो जैसे देखिए आपका यम पी है, यम पी बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ई हो जाएगा, डी ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये एम पी कितना है 2 है और डी ई कितना है 4 है। इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2 आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर एम पी यहाँ पर है डी ई यहाँ पर है, तो आप अगर इसको क्या कर दीजिए ऐसे उलट देंगे तो ये आपका भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझिए कि भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से अगर हम साइड की बात करें, जैसे हमने एल पी ले लिया तो बटे में क्या ले सकते हो आप डी एफ, तो एल पी कितना है 3 है, डी एफ कितना है 6 है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2। फिर से अगर हम आगे बढ़ें
तो हमारे पास बच जाता है इधर यल यम और इधर बच जाता है ई एफ। तो यल यम का मान है 2.7 और ई एफ का मान है 5। तो 5 लिख देते हैं। अगर दशमलव हटाएं तो 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/50। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात तो आपस में बराबर है, बट तीसरी भुजा का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये त्रिभुज आपका समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम पी बटा डी ई बराबर हो जाएगा यल पी बटा डी एफ। और ये बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा? यल यम बटा ई एफ के बराबर नहीं होगा। चाहे तो नीचे उसका मान भी लिख सकते हैं, जैसे इसका मान है 1/2, यहाँ पर इसका मान है 1/2 और ये बराबर नहीं है 27/50 के। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में यही लिखेंगे कि त्रिभुज आपका यल यम पी और समरूप का चिन्ह बना देंगे और इसको ऐसे काट देंगे, यानी ये समरूप नहीं है। ठीक है, किसके समरूप नहीं है? त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब ये समरूप है ही नहीं तो इसमें कसौटी का क्या प्रयोग करें, यानी साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि ये आपका समरूप नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर तैयार हो गया। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर है यम यन और यल। यम कोण को देखिए तो 70 अंश का है और इसकी संगत भुजा 2.5 और 5 की है। यहाँ पर अगर देखें तो Q का मान 70 अंश है, इसकी संगत भुजा 5 और 10 है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक कोण बराबर है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। मतलब ये त्रिभुज समरूप होगा। लेकिन कैसे होगा, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज यन यम यल या यल यम यन की बात करते हैं। यल यम यन फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात करें एंगल की यानी कोण की, तो यहाँ पर यल यम यन बराबर है किसके? पी क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू आर के। और ये कितना अंश है? तो 70 अंश है। ठीक है, अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो संगत भुजा क्या है? जैसे यहाँ पर भुजा है आपका यम यन, तो इधर भुजा है आपका क्या? पी क्यू। और इधर भुजा है यम यल, तो इधर भुजा है क्यू आर। यानी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर यम यल बटा पी क्यू और यहाँ यम यन बटा पी क्यू और यम यल बटा क्यू आर हमने कर दिया। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो अनुपात क्या होगा? अगर हम देखें यम यन का मान तो 2.5 है और पी क्यू का मान कितना है? तो पी क्यू का मान है यहाँ पर 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें बराबर में यम यल, तो यम यल का मान क्या है? यम यल का मान है 5, फिर बटे में आपका क्यू आर का मान कितना है? 10 है। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए 2.5 है, 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी ये आ गया 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, यानी इसका कोण भी बराबर है और इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है ये त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज यल यम यन तथा त्रिभुज पी क्यू आर
समरूप है, यहाँ पे समरूप लिख देंगे, तथा नहीं लिखेंगे, ऐसे। यानी अतः त्रिभुज यल यम यन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे ये समरूप है? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से क्यों? क्योंकि इनकी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण बराबर है। यानी साइड यानी भुजा, कोण और भुजा से ये समरूप है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी लगा लिया। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और आगे आपका क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम इस वाले चित्र को देखें तो इस वाले चित्र में क्या लिखा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 80 अंश का कोण यहाँ पर बना है, 80 अंश का कोण यहाँ पर बना है। यहाँ पर भुजा 3 है, 2.5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये त्रिभुज समरूप है, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं वो ऐसे ही था। उसमें भी एक कोण बराबर था और भुजाओं का अनुपात बराबर था। वैसे भी आप देखो, 3 का 2 गुना 6 और 2.5 का 2 गुना 5। आप कहोगे सर ये तो समरूप है, लेकिन नहीं, ये समरूप नहीं है। कैसे नहीं है आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज DFE या EFD ही लिख देते हैं, EFD में अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों में तो आपको पहली नज़र में तो कोण बराबर दिख गया, तो आप कहोगे सर इसका एंगल तो बराबर है। तो एंगल बराबर है तो एंगल बराबर दिखा दीजिए। यानी कोण BAC जो है वो बराबर है कोण EFD के। कितना अंश का है? 80 अंश का है। अब इनकी भुजाओं का अनुपात दिखाते हैं। जैसे अगर हम साइड लेंगे तो साइड में इसकी संगत भुजा, जैसे हमने AB लिया, AB तो बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा DF। ठीक है, कितना आएगा? तो AB का मान है 2.5 और यहाँ पर DF का मान है 5। तो काटेंगे तो ये 2.5 है, 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना 5, यानी 1/2 आ गया। फिर से हम साइड लेते हैं, तो साइड अगर लेते हैं तो यहीं पर दिक्कत आएगी। आपको क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आप BC को काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो प्रमेय है उस प्रमेय के अनुसार संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजा वो होती है जिनसे मिलकर कोण बनता है। तो कोण किन से मिलकर बना है? AB और AC से। तो आप देखो इस वाले चित्र में AC दिया ही नहीं है, और जब AC नहीं दिया है तो उसका मान आप कितना रखोगे? यानी अगर हम फिर से साइड की बात करें, यहाँ पर मिटाकर यहाँ लिखते हैं, फिर से साइड की बात करें तो यहाँ पे आप लिखोगे AC, ऐसे AC, और यहाँ पर इसकी संगत भुजा है आपका EF। तो AC तो आपको पता ही नहीं है, EF पता है 6। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे? अगर आपको AC पता होता तो आप AC का मान रखते और बताते कि हाँ ये त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। बट इसकी संगत भुजा AC का मान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये त्रिभुज में कोण बराबर होने के बावजूद संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये त्रिभुज आपका समरूप नहीं है। तो बस आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज BAC समरूप है, समरूप नहीं है। यानी समरूप का चिन्ह मतलब बनाकर इसको काट देंगे। कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपका D या EFD। यहाँ पे लिख दीजिएगा EFD की, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बराबर होता तो हम लोग लिखते कि भाई ये समरूप है, बराबर अनुपात भुजा का था ही नहीं, जिसकी वजह से हमने लिखा कि ये आपका समरूप नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको यहाँ पर इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाले चित्र को देखते हैं। ये
आपका प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन का आखिरी सवाल है। पहले क्वेश्चन में 6 आकृति बनी हुई, अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी किताब में 6 आकृतियां बनी हुई, तो बारी बारी से हमने एक एक आकृति का पूरा डिटेल से आपको सोल्यूशन दिया है। ये आखिरी वाला है, तो इसको देख लेते हैं कैसे ये आपका समरूप होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें भुजा ही नहीं है, और जब भुजा ही नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि ये एंगल से समरूप हो सकता है, क्योंकि भुजा नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है एंगल आपका दिया होगा। तो एंगल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए ये है 70, ये है 80, यहाँ पर 80, यहाँ पर 30। अब इस त्रिभुज को देखें तो इसके तीनों कोण नहीं दिए हैं, जबकि हम जानते हैं कि अगर ये एंगल 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 से समरूप होगा तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले कोण यफ निकालेंगे। तो कोण यफ कैसे निकालोगे आप जानते हो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का नहीं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 कोण दिया है, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ोगे तो ये आएगा 150, मतलब 150, और इस 150 को 180 में से घटा दीजिए तो बचेगा 30 अंश। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर अगर हमको तीसरा कोण निकालना है तो 2 कोणों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए तो हमको तीसरा कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया। तो इसका मतलब ये है कि जो यफ है वो 30 अंश का है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा, 70 होगा। यानी अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हैं। 80 है तो 80 है, 70 है 70 है, 30 है तो 30 है। तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका समरूप होगा, और समरूप होगा तो किससे होगा, यहाँ पर होगा एंगल 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 से। तो चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात करें एंगल की, तो कोण जो आपका डी है, कोण डी वो बराबर है कोण पी के। कितने अंश का है ये, 70 अंश का है। ठीक है, यानी कोण डी कोण पी के बराबर है। फिर अगर हम बात करें एंगल का, तो कोण ई जो है आपका ये बराबर है कोण क्यू के। कितना अंश है ये, 80 अंश है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कोण यफ का, तो कोण यफ बराबर हो जाएगा कोण आर। कितने अंश का है ये, 30 अंश का है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर त्रिभुज के ये तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, मतलब ये हमारा त्रिभुज समरूप है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज डीईएफ समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 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 से, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रश्नावली 6.1 का यहाँ पर पहला, जिसमें कुल 6 आकृतियाँ थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने इस वीडियो में आपको प्रमेय समझा दिया। प्रमेय समझाने के बाद आपको सवाल लगवा के पहला का शुरुआत कर दिया इस प्रश्नावली का। ठीक है, अब जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम लोग आपका दूसरा क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स अगर हमको देना होगा या जो भी सूचनाएं देनी होंगी बोर्ड पेपर से रिलेटेड, वो वहीं पर दी जाएंगी। हालांकि वीडियो बनाकर भी देंगे, लेकिन नोट्स आपको वीडियो बना के कैसे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हमारी पसंद आ रही है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जिनके पास मोबाइल है बट कोचिंग करने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो लोग मोबाइल से भी आराम से पढ़ सकते हैं, या
जो बेटर कंटेंट की तलाश में है कि हमको कोई ऐसा चैनल मिले जहाँ पर पूरा का पूरा शुरू से मैथ यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया गया हो, तो आप हमारा चैनल आपको मतलब सजेस्ट कर देना है कि आप अर्जुन मैथ्स सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, या हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा मैथ आपको शुरू से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।